तो आई थिंक अपना लिंक्डइन जो है अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी मुझे ये अपनी कक्षा में पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्चुअली लिंक्डइन पे ही पता चला था। बच्चे जो है लिख लेते थे प्रोग्राम और मेरे से हेलो वर्ल्ड ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तब तक। Hey guys, this is अजीम एंड वेलकम टू द कोडिंग शो। तो गाइस आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं कंप्लीट इंटर्नशिप रोड मैप के बारे में। आप एक छोटे से कॉलेज से लेकर टायर 3 कॉलेज से एक बड़ी इंटर्नशिप कैसे क्रैक कर सकते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड इवन फाइनल ईयर के अंदर भी। और कंपनी का, मैं छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड पेपाल एंड अदर कंपनी। बेसिकली सबके लिए रोड मैप सेम होता है। जो हम कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीजें होते हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं यहाँ पर खुद ये चीज नहीं बताऊंगा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक की है एंड अभी लिंक्डइन से भी उन्हें एक ऑफ कैंपस ऑफर आया था। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट उनके कॉलेज में आई थी एंड लिंक्डइन जो थी वो उन्होंने ऑफ कैंपस उसके लिए अप्लाई किया था। सो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर वो सारी अपनी जर्नी शेयर करेंगी और कुछ आपको टिप्स देंगी, कुछ ट्रिक्स देंगी, राइट। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay. Hi Urvi. Hi Azim. Yeah, how are you? Great, doing great. How are you? Yeah, I'm also fine. So, welcome to our channel. Thank you so much for having me. Yeah. Okay. So, Urvi, please tell something more about you. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी एजुकेशन क्या रही है और आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कोडिंग में कितना इंटरेस्ट था, तो वो सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Sure. तो let's start with my name is Urvi Goel. I'm a third year computer science student currently in IGDTUW. I have been born and brought up in Delhi and मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट मार्क्स से किया है। 11th-12th में मैंने नॉन मेड लिया था। 12th में पेरेंट्स के पुश से PCM में 98 आ गए थे, मैं 98% आ गई थी, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जेई मेन से ही लेना था एडमिशन। तो जेई मेन में मेरा स्कोर ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं आया। आई वॉज एबल टू गेट IT इन IGDTUW। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ा सा अपना कॉलेज एग्जाम्स पे भी फोकस किया और आई वॉज एबल टू गेट अपग्रेडेड टू कंप्यूटर साइंस इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में ही मेरी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 11th-12th में कोडिंग नहीं किया था, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी। तो मेरे जब फर्स्ट ईयर में हमारे होता है सब्जेक्ट कोडिंग का, तो उसमें मैं बिल्कुल ब्लैंक होती थी क्लास में। बच्चे जो है लिख लेते थे प्रोग्राम और मेरे से हेलो वर्ल्ड ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तब तक। तो उस टाइम फर्स्ट ईयर में मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट वो था। मेरा सबसे कम मार्क्स भी उसी सब्जेक्ट में आए थे कोडिंग के। बट फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं पीछे हूँ बाकी सबसे थोड़ा सा, जिन्होंने 11th-12th में ऑलरेडी कर रखी थी कोडिंग, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है, तो उसको अभी भी हम कर सकते हैं पूरा। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद फिर मैंने कोडिंग करनी स्टार्ट करी एंड मेरे को इंटरेस्ट भी आया काफ़ी DS एल्गो में। उसके बाद फिर मेरे को पता चला माइक्रोसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी के बारे में एंड आई वॉज एबल टू गेट एन इंटर्नशिप आफ्टर सेकेंड ईयर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड वहीं पे फिर मेरे को रिटर्निंग ऑफर भी मिला आफ्टर थर्ड ईयर इंटर्नशिप एंड अभी मैं वहीं पे इंटर्न कर रही हूँ। ग्रेट। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी, ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिसको आप लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए थी, और हालांकि वैसा क्रैक कर चुके हो, बट फिर भी आपको रियलाइज होता है कि अगर वो मैं ना करती तो कुछ और बेटर हो सकता था। हाँ, जैसे मैंने बोला, मेरा फर्स्ट ईयर में कोर्स था जो कोडिंग का। इसमें क्लास में ऐसा होता था, मुझे याद है मैम ने दिया प्रोग्राम कि रिवर्स अ नंबर वाला जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि वो करो। तो बच्चे जो है अपना प्रोग्राम लिख के बैठे हैं और मैं ऐसे कि तो मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि ये होगा कैसे। तो वो चीज़ थी कि फर्स्ट ईयर में मैंने कोशिश भी नहीं करी ज़्यादा कि मैं कोडिंग जो है एट पार आ पाऊँ अपने जो क्लासमेट से जिनको ऑलरेडी आती थी। तो उस टाइम मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा और पुश कर लेती और क्लास में थोड़ा सा और वहीं पे अगर सीख लेती तो मेरा जो कोडिंग जर्नी है वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट हो जाता। मेरा भी कोडिंग जर्नी जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद स्टार्ट हुआ जो,
वो अगर और जल्दी स्टार्ट हो जाता तो मेरे पास शायद टाइम होता और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई थिंक वो एक गलती थी कि ये मैंने वेट किया सेकेंड ईयर तक। ऑल्सो आफ्टर मैंने आई कंप्लीटेड माई कोर्स, जो कोडिंग का कोर्स था मेरा, उसके बाद जो है मैंने कुछ टाइम के लिए अपनी DSL को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम जो है मेरे अराउंड सब डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोडिंग बच्चे कर चुके थे तो सेकेंड ईयर में वो सब डेवलपमेंट में लगे हुए थे। तो मेरे को उस टाइम लगा कि यार सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, तो मैं भी यही करूँगी। तो उस टाइम मैंने DSL की प्रैक्टिस छोड़ दी थी कुछ मंथ्स के लिए। उसके बाद फिर मेरे को बाद में हिट हुआ कि यार इंटर्नशिप्स के लिए तो DSL ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वही पूछते हैं मेजरली। तो फिर मैंने वापस फिर स्टार्ट करी। तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रेक आ गया ना बीच में, उससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी जो डेवलप होती है ना कोडिंग करते हुए, वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मतलब बंद हो जाती है। वो फिर रिफ्रेश करने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि DSL को करने से आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, और इसलिए बोलते हैं कि उसको आप कंसिस्टेंटली करते रहो ताकि वो जो है वो आपकी और डेवलप होते रहे। तो आप बीच में छोड़ोगे तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फिर वापस वो करने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट कर देंगे तो हम लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें तो हमें उतने बाद में जाके उतनी ज्यादा आसानी होने वाली है। दूसरी चीज गाइस यहाँ पर ये चीज है, लाइक अगर आपने ठीक है स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद आपने 2 हफ्ते प्रैक्टिस कर ली, 3 हफ्ते, 1 मंथ प्रैक्टिस कर ली, और आपने सोचा कि यार मैं अब आ गया मेरे पास और अब मैं डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर दूं, DSL को छोड़ दूं, तो यार कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे किसी चीज के अंदर तो आप उस चीज को भूल जाओगे। सो उर्वी, आप ये बताइए कि लाइक जो आपने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया तो उसकी जर्नी प्रॉपर क्या थी पूरी की पूरी, कि मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, किस लेवल से स्टार्ट हुई, किस लेवल तक गए, आइडिया था कि यार क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मतलब उसके अलावा कुछ क्या प्लान्स थे? ओके, तो मुझे जो है मेरी सीनियर ने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमारे कैंपस में। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, जो लास्ट ईयर तक था, इस साल नहीं हुआ है, बट उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए को इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे को जब पता चला था इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो अभी 2 महीने थे बिफोर दैट अपॉर्चुनिटी केम अप। तो उस टाइम मैं ऐसे थी कि यार ये तो बहुत सही है कि सेकेंड ईयर के बाद ही जो है आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, और मुझे समझ आ नहीं रहा था कि सेकेंड ईयर के बाद मैं क्या करूँगी समर वेकेशंस में। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम ही आई सेट माई माइंड कि ये तो क्रैक करना ही है, ये तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ही। तो मैंने उस टाइम फिर और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। मैं मोस्टली लीड कोड पे ही प्रैक्टिस करती थी अपने क्वेश्चंस, एंड मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए थे। आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि मॉक इंटरव्यूज़ से आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी मतलब है टॉपिक्स जहाँ पे आप वीक हो और कौन से हैं जहाँ पे आप ठीक कर रहे हो। तो मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूरी है। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला राउंड था वो था MCQ राउंड, जिसमें बेसिकली उन्होंने कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स पूछे थे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ तैयारी कर रखी थी अपनी गीक्स पर गीक से। उसके बाद फिर हमारा एक कोडिंग राउंड था, उसमें लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्लियर हो गया। उसके बाद एक आइडियाथॉन राउंड था, उसमें एक टीम बेसिकली आपको दे रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्ट पे आइडिएट करना होता है। वो क्लियर होने के बाद फिर हमारा इंटरव्यू राउंड था फाइनली। तो इंटरव्यू राउंड के लिए मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा तैयारी उसी के लिए की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम वो काफ़ी टाइम भी था बीच में। तो बेसिकली मेरे को लगता था कि वो शायद ना HR वाले क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो मैंने वो सारे डायरी में लिखे हुए थे, कुछ 20-30 क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं इंटरव्यू में, और इन सब के आंसर्स लिखे थे। तो मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी। एट द सेम टाइम जो कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स हो गए, लाइक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के, DBMS के, ये जो हैं ये चीज़ें हम कॉलेज में पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ऑल्दो मेरे से पूछे नहीं गए ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में, लेकिन मैंने उसकी भी तैयारी की थी काफ़ी, और ऑब्वियसली साथ साथ कोडिंग की तो चल ही रही थी, लीड कोड पे प्रैक्टिस। तो उसके बाद फिर मेरे को ऑफर मिला माइक्रोसॉफ्ट के लिए सेकेंड ईयर के बाद। तो मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि कोई भी अगर आप कंपनी क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हैं,
तो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं। लाइक ऐसा नहीं कि खाली आप प्रोजेक्ट दिखा दोगे और आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको लाइक डीएस एल्गो भी करना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीएमएस, सारी चीज भी करनी पड़ेगी। एंड अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी आपको कुछ दिखा सकते हो, वो भी दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ये तो हो गई ऑन कैंपस की बात, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑफ कैंपस की। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उर्वी को 2 ऑफर मिले थे, एक ऑन कैंपस जो माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप और एक ऑफ कैंपस जो कि लिंक्डइन से आया था। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं लिंक्डइन, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो कि एक ऑफ कैंपस था। ओके, सो मेरे को लिंक्डइन के लिए एक्चुअली लिंक्डइन के एक रिक्रूटर का ही मैसेज आया था लिंक्डइन पे ही। उस टाइम जो है वो इंटर्न्स हायर कर रहे थे और उनका एक इंटर्न हायरिंग कोडिंग टेस्ट था। तो मैसेज उनका ये आया था कि आप ये कोडिंग टेस्ट है, इसके लिए आप रजिस्टर कर दीजिए और अब यू कैन अपीयर फॉर इट। तो आई वाज लाइक ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने वो टेस्ट जो है किया। उस टाइम मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मैं अपनी देख पाऊँ कि खुद की प्रेपरेशन कि मैं कितनी हूँ स्टिल डीएस एल्गो के टच में। तो मैंने वो कोडिंग टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर एक फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड था जिससे मेरा रिक्रूटर से बात हुई अबाउट द इंटर्नशिप। उसके बाद फिर मेरा एक कोडिंग राउंड था, जो प्रॉपर कोडिंग राउंड होता है, जिसमें 2 मेरे से कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स कोर सब्जेक्ट्स के। उसके बाद मेरा एक डिज़ाइन इंटरव्यू भी हुआ था, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, जो फाइनल होता है इंटरव्यू था। तो उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा था। लकीली मेरे को सिस्टम डिज़ाइन की मैंने इतनी प्रेपरेशन उस टाइम पे नहीं कर रखी थी, लेकिन मैंने एक पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा था। तो उसी के सिस्टम डिज़ाइन पे वो मैंने खुद डिज़ाइन कर रखा था, उस पर मैंने पूरा खुद काम कर रखा था। तो उन्होंने मेरे से उसी पे ही पूछ लिया। तो हमारा जो भी 30-45 मिनट्स का इंटरव्यू था, हमने पूरे टाइम उसी के बारे में बात करी। तो उस टाइम जो है मेरे प्रोजेक्ट ने मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट नहीं होता मेरे रिज्यूमे पे तो वो कुछ अपने साइड से कुछ क्वेश्चंस पूछते, फिर वो मैं आंसर नहीं कर पाती। एंड उसके बाद फिर मेरे को लिंक्डइन से भी ऑफर मिल गया फॉर दिस ईयर इंटर्नशिप। सो आपने फिर एक्सेप्ट किया या नहीं किया? बिकॉज दोनों के टाइमिंग्स जो हैं वो क्लैश हो रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के इंटर्नशिप के। तो मैं चाहती तो इनिशियली थी कि दोनों मैं कर पाऊँ, लेकिन उनके टाइमिंग्स क्लैश हो रहे थे, तो इसलिए आई वेंट अहेड विद द माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी थी। सो ड्यूरेशन कितनी होती है? लाइक अगर हमारी किसी प्रोडक्ट कंपनी में इंटर्नशिप लगे तो ड्यूरेशन कितनी होती है और इस चीज़ की क्या गारंटी होती है? लाइक इंटर्नशिप मिलने के बाद हमें पीपीओ भी मिल जाएगा? ड्यूरेशन मोस्टली 2 महीनों की होती है, ठीक है। एंड पीपीओ की गारंटी तो थोड़ा कंपनी टू कंपनी बहुत ज़्यादा वेरी करता है ये, कि वो कितने अपने इंटर्न्स को पीपीओ देती है। बाकी फॉर माइक्रोसॉफ्ट आई कैन टेल यू कि डिपेंड्स ऑन तुम्हारी परफॉर्मेंस जो रही है इंटर्नशिप में, एंड ऑल्सो एट द एंड दे विल ऑल्सो टेक आवर इंटरव्यू दोबारा, वही कोडिंग राउंड जो होता है, जो कि नॉर्मली भी लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद ही उसके बेसिस, इन सब चीज़ों के बेसिस पे फिर हमें पीपीओ मिलेगा। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर लिंक्डइन से ना रिक्रूटर ने खुद अप्रोच किया, जो कि यार काफी बड़ी बात है। और जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे सिर्फ इसका एक ही पॉइंट नजर आता है, वो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा उसको, बट पहले मैं उर्वी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या रीजन रहा कि रिक्रूटर ने आपको अप्रोच किया? मेरे हिसाब से लिंक्डइन के पास कुछ फिल्टरिंग एल्गोरिदम होता होगा, जिससे वो ऐसे बच्चे ढूंढते होंगे अपने इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए। तो आई थिंक अपना लिंक्डइन जो है अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, कि आपने अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे डाल रखी है। एक अबाउट सेक्शन है, जो भी आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो है, प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई थिंक वही सब चीज़ें मैंने भी अपने लिंक्डइन पे डाल रखी है, तो प्रॉब्ली वही सब उनके फिल्टरिंग में भी आई होंगी। राइट, ग्रेट। ओके, सो उर्वी, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? यार कितने लेवल तक हमें कॉम्पिटिटिव करनी चाहिए, कितने लेवल तक प्रोजेक्ट करना चाहिए टू गेट एन इंटर्नशिप? सो आई थिंक दिस मेजरली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी इंटर्नशिप एम कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एम कर रहे हैं, तो उसमें वो मोस्टली आपका डीएस एल्गो देखते हैं
ठीक है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है डीएस के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है डीएस आल्गो के, वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है और मैंने भी मेजरली उन्हीं पे काम किया था। दूसरी तरफ अगर आप किसी स्टार्टअप के लिए एम कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक के लिए चाहिए होते हैं इंटर्न्स या हायर्स, तो वो फिर वही देखते हैं कि आपने क्या उस टेक स्टैक में कोई प्रोजेक्ट कर रखा है या नहीं। मेरे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स डाल रखे थे रेज्यूमे में, उन पे कहीं पे भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे आई थिंक मेरे प्रोजेक्ट्स इतना मैटर नहीं किए उन्हें जितना मेरा डीएस आल्गो पे उनका फोकस था और कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस था। ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ पर यही चीज़ निकल के आती है कि गाइस अगर आपको इंटर्नशिप करनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में, एक बड़ी टेक जायंट में, तो यार उसके लिए आपको डीएस आल्गो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा वो, उसमें कोई आपको दूसरी चॉइस नहीं है। सो अभी हमने यहाँ तक बात कर ली है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, इन चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आई थिंक मैं समझता हूँ मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, कि डीएस आल्गो जो होती है वो उनको क्या रिसोर्स फॉलो करने चाहिए, या आपने किन रिसोर्स को फॉलो किया कि जो आपने एक अच्छी कमांड बना पाई डीएस आल्गो पर, और किन टॉपिक्स को आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और मतलब क्या अप्रोच आपने यूज़ करी, वो थोड़ी सी आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मैंने डीएस आल्गो प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में जो है मैं ऐसा होता था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो ना एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कूदते रहते हैं, तो मेरे साथ भी यही होता था। फिर मेरे किसी सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और उसी पे जो है कोशिश करो कि उसके सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर दो। तो फिर मैंने लीड कोड पकड़ा और मैंने उसी के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करना शुरू किया। लीड कोड पे ये चीज़ होती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड नहीं होते कि लिंक लिस्ट के अलग है, स्टैक क्यूज के अलग है, वो सारे जो है साथ में होते हैं। तो आपको ये भी, आप जब वो क्वेश्चंस करते हो तो ये भी चीज़ डेवलप होती है आपके माइंड में, आपको पता चलता है कि हर क्वेश्चन में कौन सा आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो इसलिए मेरे को लीड कोड अच्छा लगा एंड उसी में मैंने प्रैक्टिस करी। बाकी कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने बेसिकली, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट हैं, DBMS, OS, तो इनके लिए मोस्टली मैंने गूगल पे सर्च किया कि मोस्ट फेमस क्वेश्चंस फ्रॉम दीज, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, एंड आई जस्ट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्टली जो है इन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कोर कॉन्सेप्ट से, वो बहुत ही बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उन्हें बस आपकी नॉलेज देखनी होती है कि बेसिक लेवल पे आपकी क्या नॉलेज है। तो उसके लिए आप बस, अगर आप मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कर लो तो आई थिंक दैट इज एनफ। ठीक है। सो बात अब यहाँ पर इन सारी चीज़ में एक चीज़ की आती है, लाइक अगर हमने कुछ स्किल सीख ली है, प्रोजेक्ट बना लिए, डीएसए कर लिया है, अब आता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की। अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है रेज्यूम पे, कि रेज्यूम हमें एक अच्छा बनाना होता है। यार रेज्यूम के लिए आपने क्या चीज़ फॉलो की, और मतलब क्या आपकी टिप्स हैं कि आपको किस फॉर्मेट में रेज्यूम बनाना चाहिए कि ताकि कंपनी हमें शॉर्टलिस्ट कर पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि हम कंपनी में अप्लाई करते हैं बट यार कंपनी शॉर्टलिस्ट ही नहीं करती रिज्यूम के बेस पर। तो रिज्यूम के लिए क्या टिप्स हैं? हाँ, मतलब रेज्यूमे जो है बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी काफ़ी थी। कुछ पॉइंट्स है, मैंने इसके बारे में ब्लॉग भी लिख रखा है जो आई थिंक सब बच्चे ध्यान रख सकते हैं। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि एक पेज का ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा पेज मोस्टली उन लोगों का होता है जिनके पास कुछ इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होता है, बट हमारा एक पेज का ही हो तो बेटर है, और एक कॉलम हो तो आई थिंक ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। फिर दूसरा ये कि जो कुछ हमारी मेन हेडिंग्स होती है रेज्यूमे में वो होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखी होनी चाहिए सबसे ऊपर, देन आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स, वो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि जो है इनका कुछ कंपनीज जो है सीधा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा देते हैं सिलेक्ट करने के लिए रेज्यूमेस, तो वो जो है कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है। तो अगर आपने कुछ कीवर्ड लिख रखा है जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम या C++, तो ही वो आपका रेज्यूमे जो है उठाएगा। मतलब वो दैट डिपेंड्स ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी इस जॉब डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स ढूंढता है रेज्यूमे में।
तो वो सब स्टेट करना ज़रूरी है। और फिर लास्ट में अगर आपके पास जगह बच रही है और आपके पास कुछ रेलेवेंट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड करना चाहते हो तो वो। फिर तीसरा, मेरे पास काफ़ी रिज्यूमेज आते हैं लिंक्डइन पे फॉर फीडबैक, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है बहुत पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, बड़ा बड़ा अपना प्रोजेक्ट समझाते हुए या अपनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हुए। तो रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है कि वो इतना पढ़े, तो वो जो है बहुत ज़रूरी है कि उसको आप बहुत ही कंसाइज वे में लिख रहे हो पॉइंट्स और बिल्कुल टू द पॉइंट लिख रहे हो। ऑल्सो नंबर्स स्टेट करो, जैसे अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया या आपने कहीं इंटर्नशिप करी, वहाँ पे जो भी आपका रोल था, अगर आपने कुछ एफिशिएंसी बढ़ाई या आपने अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल से इस लेवल तक लेके गए, तो आपने जो उसको एक्सपैंड किया उसको आप नंबर्स में स्टेट करें, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं रिक्रूटर को। और अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में लिख दोगे तो वो फिर वेग लगता है, राइट। देन ऑल्सो अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ उसका नाम नहीं लिखना, उसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हो, स्पेशली अगर वो एक टीम प्रोजेक्ट है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो इसमें, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सब कुछ लिख दोगे तो फिर आपके आगे जाके इंटरव्यू में जो है रिक्रूटर वो आपसे पूरा पूछ सकते हैं कि आपने अपने रिज्यूमे में लिख रखा तो आप बताओ। तो बेटर है कि आप वही लिखें जो एक्चुअली आपने काम कर रखा है। और आई थिंक लास्टली कि कुछ बच्चे जो है अपना रेलेवेंट कोर्स वर्क लिखना भूल जाते हैं, कि जो भी आपने अपने कॉलेज में काम किया है, कुछ कोर्सेज जो आपने लिए हैं विच आर रेलेवेंट टू द जॉब और द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, तो वो स्टेट करना ज़रूरी है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ने तो सारे ही कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं मोस्टली कॉलेज में, या अगर आप किसी और ब्रांच से भी है तो हो सकता है आपने इलेक्टिव्स लिए हों जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम या उप्स जैसे, तो वो भी रेज्यूमे में डालना ज़रूरी है। ग्रेट। तो गाइज आई होप आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिल गई होंगी, स्पेशली इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है रेज्यूमे वाला। तो वैसे जो इनका आर्टिकल है वो मैं आपके साथ से शेयर कर दूंगा और लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर लिंक को भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज लिंक्डइन पर जाकर उर्वी को थैंक्स ज़रूर बोलना कि यार मतलब इतनी अच्छी टिप्स वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे साथ उर्वी बैठी हुई है, तो यार मतलब इनका एक एक्सपीरियंस और एक काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जो कि हम स्टार्टिंग में शेयर नहीं कर पाए, एक क्योंकि हम और ही चीज़ों पर डिस्कस करने लगे। वो एक्सपीरियंस है इनका अपनी कक्षा टीम के साथ, राइट। ये अपनी कक्षा टीम के अंदर जो कि अमन धतरवाल की एक टीम है और काफ़ी अच्छा वे चैनल पर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी टीम के साथ ये काम कर चुकी हैं एज ए एजुकेटर, ठीक है। जो कोर्स है C++ का, आई थिंक वो भी इन्होंने रिकॉर्ड किया काफ़ी पार्ट, ठीक है। और आप यार उस कोर्स को जाकर भी चेक कर सकते हो। बाकी जो उसकी कुछ इंसाइट्स होंगी और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो उर्वी से हम डिस्कस करेंगे। सो उर्वी, आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, कुछ लाइक मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए कि आपने कितने टाइम के अंदर और कैसे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की? तो मुझे ये अपनी कक्षा में पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्चुअली लिंक्डइन पे ही पता चला था। अमन ने कुछ एक फॉर्म निकाला हुआ था, वहीं से मैंने अप्लाई किया और मैंने इंटरव्यू दिया अमन को एंड मैं सिलेक्ट हुई इसके बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे एक कोर्स बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे जो है कोडिंग फ्री में सीख सकें। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आइडिया कि आप एक प्रीमियम कोर्स बना रहे हो फ्री में बच्चों के लिए। तो उस पर फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, जो फर्स्ट इंडेक्स बनता है, फिर जो फर्स्ट वीडियो बनती है, जो शुरू के कॉन्सेप्ट्स वगैरह उन पर मैंने वीडियोस बनाई, लिंक्डइन स्टैक यूज़ तक के मैंने वीडियोस बनाई। और मेरे साथ और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जुड़े हुए थे टीम में जो कि IIIT NSUT से थे। सो हम सब ने मिल के इस कोर्स पे काम किया और मैं वहाँ पे कुछ 3 महीनों के लिए थी फॉर दिस वर्किंग as a faculty for coding and I think it was a very good experience for me क्योंकि मेरे को भी अपने जो है कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने का एक मौका मिल गया। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं फाइनली टिप्स फ्रॉम उर्वी कि उर्वी क्या सजेशंस हैं, क्या टिप्स हैं आप लोगों के लिए कि अगर आपको इंटर्नशिप करनी है किसी एक छोटी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, तो मतलब कुछ ऐसे सजेशंस हैं कि जो आपको फॉलो करने चाहिए, ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि
फर्स्ट ईयर में जब मैंने ना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया था नया नया, तो मैं देखती थी लोगों को कि मेरे अराउंड जो है बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उससे ना मेरे को थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं हो जाती थी कि देख के कि लोग तो इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करी, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। तो उससे ना आपका जो माइंडसेट है वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप उस माइंडसेट में फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं अगर एक चीज़ मैं बोलूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि वो माइंडसेट जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों की अचीवमेंट्स को देख के अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो टू बी बेटर। आप उनसे बात करो, उनसे पूछो कि उन्हें वो कैसे मिली अपॉर्चुनिटी, उन्होंने क्या किया, और उस चीज़ से आप मोटिवेट हो, खुद अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि सबकी जो है जर्नी अलग अलग ही होती है। तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि आप अपने आप को किसी भी थर्ड पर्सन से कंपेयर करो। राइट। आपकी क्या राय इस चीज के बारे में कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के अंदर क्या होता है, कॉलेज का काम काफी ज्यादा होता है, असाइनमेंट्स होते हैं हमारे पास, नोट्स बनाने पड़ते हैं, काफी सारी चीज होती है, कॉलेज का बर्डन काफी होता है। पूरे दिन अगर हम सुबह से लेकर शाम तक भी वर्क करें जब भी कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस चीज के साथ हम अपना बैलेंस मेंटेन कैसे करें अपनी स्किल्स को लेकर, क्योंकि अगर हम सारा टाइम अपने कॉलेज के लिए लगा दें तो स्किल्स का कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं। तो उस चीज को यार मेंटेन कैसे करें, आपने कैसे मेंटेन किया? तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरा कॉलेज जो है वो एक्चुअली जो है कॉलेज एग्ज़ाम्स वगैरह पे, कॉलेज का करिकुलम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और इवन अटेंडेंस पे। तो हमारी अगर 50% अटेंडेंस नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और इवन जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड सेम्स, हमारे दो मिड सेम्स हुआ करते थे ऑफलाइन मोड में। तो IGTU के स्टूडेंट्स आपको बता सकते हैं कि हमारा जो है ईजी नहीं है कॉलेज में मार्क्स स्कोर करना। तो बट मेरे को जो है ये चीज़ काफ़ी शुरू में ही मेरे सीनियर्स ने भी मुझे समझा दी थी, मुझे समझ में आ गई थी कि आपको टाइम जो है खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का काम इतना है, जैसे कि आपने बोला कि अगर आप करो तो आपका पूरा दिन उसी में निकल सकता है। तो आई थिंक वहाँ पे ना ढंग के दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपका ऐसा ग्रुप हो जो आप अपना काम जो है शेयर कर रहे हो, और मतलब दिमाग लगा के वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड वाली चीज़ जो है कि आप अपना जो है काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और साथ में मिलके उसको ख़त्म कर रहे हो। और इवन जब मैं कॉलेज जाती थी वहाँ पे भी ऐसा होता था कि मेरे को कुछ क्लासेस में लगता था कि यार यहाँ पे ना क्लास में बैठने में कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा, तो मैं अटेंडेंस लगवा के निकल जाती थी या ऐसा कुछ, और फिर मैं जाके फिर उस टाइम में लाइब्रेरी में जाके बैठ के कोड कर लेती थी, या इवन क्लास में लास्ट डेस्क पे बैठ के कोड कर लेती थी। तो दैट इज़ बेटर देन यू नो सिटिंग इन क्लास एंड नॉट गेनिंग एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो क्लास में बैठ के, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपना कोड ही कर लो। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर यार आपने इनिशियल लेवल पर इस चीज़ को समझ लिया है अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर, तो यार आप कामयाब हो जाओगे फाइनल ईयर आते आते। ओके गाइस, तो यार इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है कि हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले थे, बट जैसे जैसे हम बातें करते गए तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती गई, वो चीज़ यार हमने क्लियर करने की कोशिश की। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ गाइस, एक चीज़ और लास्ट में ये और बोलना चाहूँगा, जो मैंने बीच में और बोल दी थी कि उर्वी की प्रोफाइल पर जाकर गाइस आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है। एंड थैंक यू उर्वी फ्रॉम माई साइड दैट आपने इतना अच्छा टाइम दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बच्चों के साथ शेयर करके अपने इंसाइट्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो हर चीज़ सही है, बट मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे, एंड इफ़ इट कुड हेल्प anyone, then I would love that. So thank you for having me, Azim ji. Okay guys, thank you and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।